आज हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी विषय के चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस तरह से 10वां क्लास का भूगोल जो है वह हमें ज्ञान और विज्ञान दोनों से परिचित कराने का काम करता है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है चैप्टर पर आएंगे और उसे अध्ययन करने का काम करेंगे। आज शिवरात्रि भी है, इसलिए सभी विद्यार्थी और इस वीडियो को देखने वाले सज्जन पुरुषों को, व्यक्तियों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और महाशिवरात्रि की आप लोगों को शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। तो देखते हैं चैप्टर बाई चैप्टर। इस चैप्टर का शीर्षक है इकाई 1 है, खंड का है भारत संसाधन एवं उपयोग। ये जो एक इकाई चैप्टर है, जब हम इसे 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं तो इसमें इस इकाई में बायोलॉजी का अंश भी है, वनस्पति का अंश भी है, केमिस्ट्री का अंश भी है और कहीं कहीं फिजिक्स का भी समावेश है। हम पहले ही आप लोग को कह देना चाहते हैं कि ज्योग्राफी साइंस के अंतर्गत है और अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और वनस्पति जैसे विषयों की जानकारी है तभी आप ज्योग्राफी को अच्छी पूर्वक पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आपके लिए ज्योग्राफी एकदम साधारण बन जाएगी, सिंपल हो जाएगी और आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस ओर हमें ले जाना चाहता है। तो हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं और सोचते हैं, समझते हैं। इसमें सबसे पहले आप शीर्षक देखिए कि भारत है। भारत है तो इस भारत को हम लोग एक देश के रूप में जानते हैं। यह सबसे कम साहसी बच्चे के नाम अर्थात भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जो एशिया महादेश के अंतर्गत है और विश्व की जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। तो हम भारत की थोड़ा सा परिचय देख लिए। भारत को हम आर्यावर्त कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, जम्बूद्वीप कहते हैं। भारत को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में भारत को इंडिया और फिर भारत के नाम से जाना जाता है। तो हम यह भी जानते हैं, यानी भारत के कई नामों हैं और उन नामों से नामकरण किया जाता है। चलिए डायरेक्ट आते हैं। तो ये भारत जान गए। संसाधन का अर्थ क्या होता है? संसाधन का अर्थ होता है जो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोगी वस्तुएं उपयोग में लाए जा रहे हैं, ये सभी संसाधन हैं। अभी परिचय देख रहे हैं, फिर है उपयोग। उपयोग मतलब क्या हुआ? हम उसका उपयोग करते हैं, अर्थात मानव जीवन जो है उसके बिना रह नहीं सकता है। तो हर एक वस्तु का कहीं ना कहीं किसी रूप में मानव के दैनिक जीवन में उसका उपयोग होता है और इसलिए सभी वस्तुएं जो मानव के जीवन में उपयोगी बन जाते हैं वे सभी संसाधन कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आपका आता है वो आता है संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व। अब आप ये समझिए कि संसाधन का महत्व क्या है। सोचिए कि प्राचीन काल से मनुष्य पृथ्वी पर उपलब्ध थे और सभी वस्तुएं भी उपलब्ध थी, लेकिन सभी वस्तुओं को मानव उपयोग करना नहीं जानता था। इसके 2 रीजन थे, प्रमुख 2 रीजन थे। एक तो यह था कि मानव के पास ज्ञान नहीं था और दूसरा यह था कि मानव के पास प्रौद्योगिकी या तकनीकी नहीं थी, जिसके आधार पर मानव व्यर्थ वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करते हुए उसे अपने जीवन में उपयोग में ला सकता है। तो ये 2 चीज़ों के अभाव में ही मानव सभी वस्तुओं को व्यर्थ मानता था, बेकार मानता था और उसका दैनिक जीवन में उपयोग संभव नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे मानव में ज्ञान आना शुरू हुआ, शिक्षा आना शुरू हुआ, तब जाकर मानव में एक तकनीकी का डेवलप हुआ, विकास हुआ और उस तकनीकी के कारण ही मानव बेकार वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। इसलिए आज जितनी भी वस्तुओं को हम लोग देख रहे हैं वे सभी वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दैनिक जीवन से जुड़ जाता है और हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करता है। संसाधन के बिना मानव अधूरा रह जाता है, उसका जीवन अनसुना रह जाता है और कभी भी मानव विकास नहीं कर सकता है। इसलिए मानव के जीवन में संसाधन की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसे कहते हैं कि प्राचीन काल से ही पृथ्वी पर नदियाँ भी थी,
पृथ्वी पर वन भी थे, जीव जंतु भी थे, मृदा भी थी, सारे चीज़ थे, लेकिन वे सभी सिर्फ देखने के योग्य होते थे, उसे मानव अपने जीवन में उपयोग में नहीं ला पाता था। लेकिन आज देखिए हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं, मानव उन वस्तुओं को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। इसलिए तो कहा गया कि प्राचीन काल में जो व्यर्थ पड़ी हुई वस्तुएं थे, आज आधुनिक जीवन में हम उस व्यर्थ और बेकार वस्तुओं को तकनीकी और शिक्षा के बल पर उसमें गुणात्मक रचनाओं में बदलाव लाते हुए उपयोगी बनाने का कार्य किए हैं। इसलिए आज सभी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं। जैसे कहता है कि संसाधन का महत्व, आप समझिए कि एक कवि है तो कवि क्या लिखता है, कविता लिखता है, तो वो जो कविता लिखा उस कविता को लिख कर ही वह धन उपार्जन करने का काम किया। इसलिए कवि का जो कविता हुआ वह संसाधन हो गया। अब एक कहानीकार कहानी लिखकर धन उपार्जन करता है तो कहानीकार के लिए संसाधन हो गया। एक गीतकार, एक गायक जो होता है, गाना गाकर या गाने को लिखकर ही धन उपार्जन करता है, इसलिए वह गीत और वो जो गायन करने का काम करता है उसके लिए संसाधन बन जाता है। एक चित्रकारी चित्र बनाने का काम करता है और चित्र बनाकर उसे बेचने का काम करता है, तो चित्रकार के लिए वो जो चित्र हो गया वह संसाधन हो गया। यानी किसान जो हैं खेतों में काम करते हैं, तो जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो खेत है वह संसाधन है, क्योंकि उनसे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं, अध्यापन देने का काम करते हैं, तो जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं वो शिक्षण शैली जो है, वह शिक्षा जो है वह शिक्षक के लिए संसाधन बन जाता है। विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक पढ़ने का काम करते हैं, वो जो अध्यापन कर रहे हैं, जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वह ज्ञान उनके लिए संसाधन बन जाता है, क्योंकि उसी ज्ञान के बलबूते वह आने वाले जीवन में वह धन का उपार्जन कर सकते हैं, अपने नाम को ऊंचा कर सकते हैं। तब उनके लिए वह शिक्षा क्या हो जाता है, संसाधन बन जाता है। अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्तियों के लिए उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और उस कार्य से जो पारितोषिक प्राप्त हो रहा है, धन का उपार्जन हो रहा है, वे सभी काम जो हैं उनके लिए संसाधन बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख लिए कि संसाधन का महत्व कितना है। अब जैसे हम व्यक्ति के रूप में देखें कि मानव खुद एक संसाधन है। जैसे हम कह सकते हैं कि मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है। क्यों कहा जाता है कि मानव एक संसाधन है? इसलिए कि मानव में ज्ञान है, मानव में तकनीकी को समझने की क्षमता है, और मानव परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, और वह उत्साह के द्वारा ही व्यर्थ पड़ी हुई वस्तुओं को वह उपयोगी बनाने का कार्य करता है। इसलिए मानव उत्पादक भी है और मानव उपभोक्ता भी है। मानव खुद एक संसाधन भी है, क्योंकि यह संसाधन निर्माण करता भी है, संसाधन को बनाने का कार्य भी करता है, संसाधन का उपयोग करने का भी कार्य करता है। इसलिए मानव में जो परिश्रम का गुण होता है, जो विवेक होता है, ज्ञान होती है, वह ज्ञान ही उसे उन्नत प्रकार के, उच्च प्रकार के संसाधन के रूप में प्रतिस्थापित करने का काम करता है। तो इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं विशेषताओं के कारण हम मानव को एक संसाधन कहते हैं। और किसी भी देश के लिए जो है संसाधन महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक संरचनाओं को मजबूती देने का काम जो है वह संसाधन ही करता है। आप समझिए कि अगर संसाधन नहीं हो तो क्या वह देश, वह राज्य अपनी जनता को, अपने लोगों के लिए वह रोजगार देने का काम कर सकता है? कदापि नहीं। आप यह भी याद कीजिए, आप इसे भी समझिए, इन बिंदुओं को, पहलुओं को पकड़िए। आप देखिए कि कई देश ऐसे हैं जो वस्तु विहीन हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान है, तकनीक है, और उन ज्ञान तकनीक के बदौलत, प्रौद्योगिकी के कारण जो है वह संसाधन संपन्न देश बन जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एशिया महादेश में एक जापान है। वह जापान वस्तु विहीन है, उसके पास वस्तु नहीं होती है, लेकिन उसके पास क्या है? मानव श्रम है, उसके पास क्या है? ज्ञान है, उसके पास क्या है? तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, और वह दूसरे देशों से वस्तु खरीद कर लाता है और टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे गुणात्मक वस्तुओं में बदल देता है, और फिर गुणात्मक संपन्न वस्तुओं को बनाकर वह दूसरे देशों में बेचने का काम करता है। इस प्रकार जापान वस्तु विहीन होते हुए भी संसाधन संपन्न देश बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि संसाधन जो है वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, मेरुदंड होती है। आप मेरुदंड समझिए, मनुष्य के शरीर में अगर
रीढ़ की हड्डी ना हो तो वह मनुष्य क्या होगा? वह मनुष्य जो है स्टिक के रूप में, सीधे के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है, वह गोल मोल फुटबॉल बन जाता है। अब देखिए वृद्धावस्था में जब प्राणी यानी मनुष्य जो है वृद्धावस्था में प्रवेश करता है तो उसके रीढ़ की हड्डियाँ झुक जाती है, देखते हैं आप, गोल हो जाते हैं, यानी इस तरह से आपकी जो एक सटीक बॉडी होती है उसमें लचीलापन आ जाता है। इसी तरह से अगर संसाधन किसी भी देश में नहीं है तो वह देश अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से वह कमज़ोर हो जाता है और जनता को, अपने देशवासियों को रोज़गार देने में सामर्थ्य नहीं हो पाता है। तो हम यह देखें कि संसाधन किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए आखिर महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है। दूसरा पॉइंट हम यह भी देखें इसमें कि मानव एक संसाधन है, कैसे है। अब इसी में एक विद्वान थे, भूगोलवेता थे, जिनका नाम था जिम्मरमैन। जिम्मरमैन, इनका एक कथन था। कथन क्या था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप समझिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन का यह कथन है। बिल्कुल सही है कि संसाधन अगर होते तो प्राचीन काल से ही मानव संपन्न प्राणी कहलाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज मानव जो है प्राचीन काल की वस्तुओं को अपने विवेक, ज्ञान और तकनीकी के द्वारा उसे उपयोगी बनाने का काम किया, जैसे जापान का उदाहरण दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिम्मरमैन ने जो कथन लिखा या कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन को बनाया जाता है, संसाधन पहले से उपलब्ध नहीं होती है। अब इस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो आपको उत्तर बताना होगा जिम्मरमैन का कथन है। या इसी को उल्टा करके क्वेश्चन पूछेगा कि जिम्मरमैन का इनमें से कौन सा कथन है, तो आप चुनिएगा उस 4 ऑप्शन में कि कहाँ है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिम्मरमैन ने इस कथन से पुष्टि करने का काम किया, क्योंकि हम जानते हैं कि संसाधन जो है 2 स्वरूपों में होता है, एक होता है भौतिक स्वरूप और दूसरा होता है जैविक स्वरूप। आप यह भी देख सकते हैं, क्या बोले? भौतिक, और दूसरा क्या बोले? भौतिक एवं जैविक। ध्यान दीजिए, संसाधन को हम 2 स्वरूपों में देखते हैं, एक भौतिक और दूसरा जैविक। तो भौतिक क्या हुआ? भौतिक हो गया मृदा, हो गया जलवायु, हो गया मानसून, हो गया खनिज, हो गया ये सब जितने हैं, पठार हो गया, पहाड़ हो गया, तापमान हो गया, ये सभी जो हैं भौतिक के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन जैसे हम बोलते हैं जैविक, तो यहाँ जीव का अंश हो जाता है, जैसे वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी हो गया, ये सब जितने हैं ये सब जैविक के अंतर्गत आते हैं। तो मानव प्राणी जो हैं संसाधनों का उपयोग या तो भौतिक रूप से करते हैं या फिर जैविक रूप से करते हैं। यही 2 रूप होते हैं जिन रूपों में मानव जो है अपने दैनिक जीवन में संसाधन का उपयोग करने का कार्य करते हैं। तो हम यहाँ तक देखें कि संसाधन किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है और किसी भी देश के लिए, विकास के लिए क्यों जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे संसाधन का विभाजन, संसाधन का विभाजन या संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण अर्थात संसाधन को कई आधारों पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब देखें कि संसाधन का पहला जो भाग है वह किस आधार पर बांटा गया है। पहले हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो आपका है वो है जैव संसाधन, और दूसरा भाग जो है आपका है अजैव संसाधन। देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अर्थ ही होता है कि जो उत्पन्न होते हैं उन आधारों पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव बनाकर कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको जवाब देना होगा 2 भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव यहीं से निकालता है। बार बार कहते हैं कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो है अभ्यास से अधिक
चैप्टर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन निकाला जाता है। तो इसलिए चैप्टर के हर एक टॉपिक को पढ़ने से ही आप हर एक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है और वह 2 भाग है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैव संसाधन क्या है? तो जैव मंडलों से प्राप्त होने वाले संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। परिभाषा क्या दिए कि जैव मंडलों से प्राप्त होने वाले संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि सजीवों से निर्मित संसाधन को ही हम जैव संसाधन कहते हैं, या सजीवों के समूह को ही हम जैव संसाधन कहते हैं। अनेकों प्रकार से आप जैव संसाधन को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका साधारण परिभाषा हो गया कि सजीवों के समूह को ही हम जैव संसाधन कहते हैं। अब सजीवों के समूह को ही हम जैव संसाधन कहते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा, जंतु हो जाएगा, पशु हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी में प्राण होते हैं, इसमें जीव का अंश है, यानी जीवों के द्वारा निर्मित समूह है, यानी सजीव प्राणी हैं। वनस्पति सजीव हैं, मानव सजीव है, पशु पक्षी सजीव है, और इन सजीवों का एक समूह है। इसीलिए तो कहा गया कि सजीवों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। तो अगर आपको चुनने के लिए एग्जाम में दे देगा कि इनमें से कौन सा जैव संसाधन है, तो आप चुन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना देते हैं कि इनमें से कौन जैव संसाधन है। ऑप्शन ए दे दिए पत्थर, ऑप्शन बी दे दिए कोयला, ऑप्शन सी दे दिए सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी दे दिए बकरी। तो आप क्या चुनिएगा? डी हो जाएगा, बकरी। क्यों भाई? क्योंकि बकरी एक सजीव प्राणी है, बाकी सब तो निर्जीव प्राणी हैं। तो इस प्रकार से आपको चुनना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया कि सजीवों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। तो जैव संसाधन आप समझ गए अच्छा से। अब दूसरा भाग इसका जो है उत्पत्ति के आधार पर, वह है अजैव संसाधन। ठीक इसका विपरीत हो जाएगा, यानी निर्जीवों के समूह को ही हम अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीवों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव मतलब क्या हुआ? जिसमें प्राण न हो, जो मृत प्राय होते हैं, जिसमें जीवन का अंश ही नहीं पाया जाता हो, वह सभी क्या हैं? निर्जीव होते हैं। तो निर्जीव के समूह को ही हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दे देंगे, पत्थर हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, घर हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये जितनी चीज़ें, टेम्परेचर तापक्रम हो गया, मानसून हो गया, ये जब जितनी चीज़ हैं, पहाड़ हो गया, ये सभी जो हैं अजैव संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि यह निर्जीव हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको यह भी कह सकता है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में 2 अंतर लिखें, तो आप दोनों का परिभाषा दे देंगे, दोनों का एग्जाम्पल दे देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्वेश्चन शॉर्ट सॉल्व। क्वेश्चन बायो में आपसे पूछ देगा। देखिए, ये साइंस में पूछता है क्वेश्चन कि जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है। अब यहाँ से आप जैसे एक शब्द का यूज किए, सजीव और निर्जीव, कि सजीवों के समूह को हम जैव संसाधन कहते हैं और निर्जीवों के समूह को हम अजैव संसाधन कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सजीव निर्जीव में क्या अंतर है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो समझिए कि सजीव जो होता है वह स्थान परिवर्तन करता है, निर्जीव नहीं करता है। सजीव जो होता है उत्सर्जन की क्रिया करता है, निर्जीव नहीं करता है। सजीव जो है श्वसन की क्रिया करता है, निर्जीव नहीं करता है। सजीव जो है शिशु को जन्म देता है, अर्थात प्रजनन क्षमता को विकसित करता है या प्रजनन करने का काम करता है, निर्जीव नहीं करता है। सजीव जो होता है वह अपना एक वृद्धि करता है, लेकिन निर्जीव जो है वृद्धि नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे अंतर होते हैं सजीव और निर्जीवों में। इसीलिए कहा गया कि सजीवों के समूह को हम जैव संसाधन कहते हैं तथा निर्जीवों के समूह को हम अजैव संसाधन कहते हैं। तो यहाँ से आप देख लिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो गया। तो यहाँ उत्पत्ति के आधार पर देखें। अब दूसरा जो आप भाग देख सकते हैं, यही लिखते हैं। दूसरा भाग जो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आपका किस भाग के आधार पर होगा? तो उपयोगिता है ना, क्या होगा? उपयोगिता के आधार पर। अब देखिए यहाँ लिख दिए उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ था उत्पत्ति यानी कैसे उद्भव हो रहा है, जन्म हो रहा है, और यहाँ कह रहा उपयोगिता।
अर्थात हम किस रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहले तो आप ये ऑब्जेक्टिव समझिए, यहाँ भी बोला गया था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया। फिर पूछ देगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग आपका आ जाता है वो आ जाता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा जो आपका आ जाता है संसाधन। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। सिंपल सा इसका जवाब है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपका 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ बीच से उठावेगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, या दे देगा क्वेश्चन या नवीकरणीय संसाधन क्या है, या फिर तीसरा क्वेश्चन बना सकता है कि नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन में 2 अंतर लिखें। तो ये टॉपिक को समझिए और तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कहता है नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा है कि वैसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सिंपल से इसका जवाब है ना, सिंपल इसकी परिभाषा है कि जिस संसाधन को हम भौतिक क्रिया रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे क्या हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, यानी इसमें आपका एग्जाम्पल जो है वह हो गया सौर ऊर्जा हो गया, फिर आपका पवन ऊर्जा हो गया, फिर इसका ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। ये सभी जो ऊर्जा हैं ये सभी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कि इनमें से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो चुन लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया कि नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा क्या है। फिर से बता रहे हैं कि वो वैसे संसाधन जिस संसाधन को हम रासायनिक या जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वैसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए और उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी एक ही चीज़ों को हम कई तरीक़ों से परिभाषा देकर उसे स्पष्ट करने का काम कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा हम लोग समझ चुके और जान चुके हैं। दूसरा भाग आता है अनवीकरणीय संसाधन। अब ध्यान दीजिए कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन का ठीक उल्टा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें परिभाषा देंगे कि वैसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक, जैविक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, अब्रक हो गया, ये सभी जो हैं आपके अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे परमाणु सामग्री हो गया, यानी यूरेनियम हो गया, फिर आपका प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये जितनी भी कच्ची सामग्री परमाणु बम के हैं ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो अगर वह एक बार समाप्त हो जाए तो आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन्हें बनने में, इनका निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। इसीलिए यह अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अब हम लोग तीसरा भाग में आएंगे, यानी संसाधन को किस आधार पर जो है बांटने का काम किया है। तो अब जो बांटने का काम किया आपका किस आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, है ना, स्वामित्व के आधार पर बांटा है। तो देखिए क्या है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका है वो आ जाता है निजी संसाधन, या इसी को आप कह सकते हैं व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। फिर आप कह सकते हैं सामुदायिक
संसाधन। फिर तीसरा भाग इसका है राष्ट्रीय संसाधन। फिर चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हम यह देख रहे हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 भाग होते हैं। अच्छा, इसके पहले जैसे नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल दिए, तो अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। क्या होगा? कोयला होगा। कुछ एग्जाम्पल भी लिखिए। पेट्रोलियम हो गया, ETC, इसमें कई उदाहरण दे चुके हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? पहले तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, तो याद रखना है कि 4 भागों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, इसी का दूसरा नाम है निजी संसाधन। अब परिभाषा इसका समझिए कि निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे हम निजी संसाधन कहते हैं, या उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, खेत हो गया, आपका जो खेत है, आपका जो कुआं है, आपका चापाकल है, ये सब, आपका कॉपी किताब है, ये सब क्या हो गया? ये सब निजी या व्यक्तिगत संसाधन है। यानी अगर आपकी किताब है तो वो सिर्फ आपकी किताब है, वह दूसरे की बुक नहीं हो सकती है। आपकी जो साइकिल है, आपका जो घर है, वो आपका है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। तो ये जितने भी संसाधन हैं, इन संसाधनों पर खास व्यक्ति का अधिकार हो गया, खास जो है मानव प्राणी का अधिकार हो गया, निजी के अंतर्गत आ गया। इसलिए ऐसे संसाधनों को हम व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। देखिए, ये 4 भाग जो हैं, इन चारों भागों से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। दे देगा आपका टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को परिभाषित करें, तो चारों भाग का परिभाषा देना, एग्जाम्पल देना है। या यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकाल देगा कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है, दूसरा क्वेश्चन निकालेगा सामुदायिक संसाधन क्या है, तीसरा निकाल देगा कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है, या क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो हम व्यक्तिगत संसाधन की परिभाषा समझ लिए कि जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दे दिए, घर हो गया, किताब हो गया, साइकिल हो गया। कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए घर हो गया, फिर आपका किताब हो गया, खेत हो गया, कुआं हो गया, ये सभी जो हैं आपके व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। अब दूसरा भाग आपका आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो जिस संसाधन पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, जिस संसाधन पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब खास समुदाय मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए हिंदू धर्म है तो एक समुदाय है, तो हिंदू धर्म समुदाय का अधिकार किस पर हो गया? मंदिर पर हो गया। तो मंदिर जो है मान लीजिए वह हिंदू, किसी खास हिंदू यानी हिंदू समुदाय का अधिकार हो गया। मस्जिद जो है वह किसी खास समुदाय अर्थात मुस्लिम का अधिकार हो गया। चर्च जो है किसी खास समुदाय अर्थात ईसाई का अधिकार हो गया। ये जितने भी धार्मिक स्थल हो जाते हैं ये किसी न किसी समुदाय से जुड़ जाते हैं, समुदाय से संबंधित हो जाते हैं। इनलिए उन धार्मिक स्थलों पर किसी खास समुदाय का ही अधिकार होता है, इसलिए वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल दे दिए, क्या दे दिए एग्जाम्पल? मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया। इतना ही नहीं, आप देखिए पिकनिक स्थल है, उस पर भी क्या हो जाता है? समुदाय का अधिकार हो जाता है, समाज के प्रत्येक लोगों का अधिकार हो जाता है। या मान लीजिए कि ऐसा जो है कि सार्वजनिक जो आपका सड़क हो जाता है तो वो क्या हो गया? सबका अधिकार हो जाता है। इतना तरह कि हाँ किसी एक का अधिकार है, किसी का एक का अधिकार नहीं है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सभी सामुदायिक संसाधन के ही अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, पहला देखें, दूसरा देख लिए, तीसरा क्या कहता है? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। सिंपल इसका परिभाषा है कि जिस संसाधन पर सरकार का अधिकार हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ध्यान समझिए, जिस संसाधन पर सरकार का अधिकार हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो सरकार का अधिकार कहाँ कहाँ है? जहाँ जहाँ सरकार का अधिकार वो सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे सरकारी विद्यालय है, अब विद्यालय में प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, कॉलेज हो, ये सभी सरकार का अधिकार है। उसी प्रकार से अस्पताल हो गया, शिक्षा हो गया, देने वाला संस्थाएं हो गई,
या फिर मान लीजिए आपका रेल परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, वित्त हो गया, ये जितने हैं ये सब पर सरकार का अधिकार होता है, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया कि जिस संसाधन पर सरकार का अधिकार हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पंचायत भवन हो गया, सरकारी विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, फिर अस्पताल हो गया, बैंकिंग हो गया, रेल हो गया, सड़क हो गया, ये सभी जो हैं राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आपका चौथा देखिए टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है, उसके भाग क्या, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चौथा भाग क्या आया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सिंपल परिभाषा इसका हो गया कि जिस संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार हो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार हो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, इन संसाधनों का जो उपयोग होता है रिसर्च करने के लिए होता है, अनुसंधान करने के लिए होता है, खोज करने के लिए होता है, क्योंकि इस पर सभी देशों का अधिकार बनता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मान लीजिए आपको हम ये जो हैं एक समुद्र बना दिए। अब समुद्र बना दिए, अब इधर मान लीजिए लिख दिए भारत लिख दिए, इधर लिख दिए पाकिस्तान लिख दिए, अब मान लीजिए इधर जो है हम चीन लिख दिए, इधर अमेरिका लिख दिए, समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए कि यह समुद्र अगर है तो ये समुद्र के किनारे अगर भारत है तो भारत की सीमा से अगर आपका ये 200 किलोमीटर क्षेत्र आ जाता है, तो ये 200 किलोमीटर क्षेत्र आ जाता है, ये राष्ट्रीय संसाधन है क्योंकि यहाँ भारत का अधिकार है। लेकिन जैसे ही 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र आ जाता है वह फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि उस पर सभी देश का अधिकार है। अब चीन है तो यहाँ है, अमेरिका है तो यहाँ है, पाकिस्तान है तो यहाँ है, ये सब जो 200 किलोमीटर के बाद क्षेत्र आ गया, यानी 200 किलोमीटर के बाद ही जो आपका क्षेत्र बच रहा है ये आपका क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ गया। अर्थात ऐसे क्षेत्रों में जितने भी संसाधन पाए जा रहे हैं वो संसाधन पर सभी देश का अधिकार है और वह अपना उपयोग कर सकता है, लेकिन किस क्षेत्र के लिए, अनुसंधान के लिए, खोज करने के लिए, जानने के लिए, उसे पता करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, यही अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का विषय वस्तु होता है। इस प्रकार हम देखें कि स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया और वह 4 भाग कौन कौन थे, तो वह निजी संसाधन था, अर्थात उसका दूसरा नाम व्यक्तिगत संसाधन था। फिर दूसरा भाग जो इसके अंतर्गत आया वो राष्ट्रीय संसाधन आया। फिर इसका तीसरा भाग जो आया वह आपका सामुदायिक संसाधन आया। फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी क्रम अनुसार देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब जो संसाधन को बांटा गया आपका वो विकास के आधार पर बांटा गया। विकास के आधार पर संसाधन के भागों को बांटा गया, तो वह भी कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। ध्यान दीजिए, पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखना होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर आपको यह याद रखना पड़ेगा कि विकास के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। और पहला जो भाग आपका आ जाता है वो आ जाता है संभाव्य संसाधन, और दूसरा भाग जो आ जाता है वो क्या आता है, आपका आ जाता है भंडारित संसाधन। तीसरा भाग जो आता है वो क्या आता है, संचित कोश संसाधन। और चौथा भाग क्या आता है, आपका चौथा भाग क्या आ जाता है, संभाव्य संसाधन हो गया, भंडारित संसाधन हो गया, संचित कोश संसाधन हो गया, ज्ञात संसाधन। चौथा भाग क्या है, ज्ञात संसाधन।
ये 4 भाग बांटा गया है। अब ये चारों भाग को आप समझिए कि किस आधार पर बांटा गया है। संभाव्य संसाधन का अर्थ क्या होता है? देखिए शब्द को पकड़िए। संभाव्य का अर्थ होता है संभावना। अब संभावना का अर्थ होता है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों अवस्थाएं हो सकती है, यानी उपलब्ध भी हो सकती है, उपलब्ध नहीं भी हो सकती है। तो इसका परिभाषा देंगे संभाव्य संसाधन का, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद तो है लेकिन तकनीकी के अभाव के कारण हम इसका दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं ला पाते हैं, तो इसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। कैसे होगा? जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम दे सकते हैं तो हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र का खनिज। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में हिंदी और संस्कृत में इसका संधि विच्छेद पूछ देता है। हिंदी में पूछेगा कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, तो हिम जोड़ आलय। हिम मतलब क्या हुआ? बर्फ। आलय मतलब क्या हुआ? घर। तो बर्फ का घर, तो हिमालय का संधि विच्छेद पूछ देता है हिंदी में भी। संस्कृत में पूछ देगा हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिम जोड़ आलय। कभी कभी वर्ण पूछ देते हैं कि हिमालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप देखिए इसको अगर आप तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं? हिम जोड़ आलय तोड़ते हैं, तो यहाँ क्या आता है? अ जोड़ आ बराबर क्या हो गया? आ। हिम जोड़ आलय, हिम आ जोड़ आ बराबर आ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हाँ हिंदी हमने देख रहे हैं, ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो अब देखिए कि हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय एक क्या है? पर्वत चोटी है। तो हिमालय में हम जानते हैं कि खनिज छिपा हुआ है, लेकिन हमारे पास ऐसे तकनीक नहीं है, हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है जो हिमालय को खनन करते हुए, खुदाई करते हुए वहाँ से खनिजों को निकालने का काम कर सके। क्योंकि हिमालय के कई गहराई में खनिज छिपे होते हैं और वहाँ तक जाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। हिमालय की खुदाई करें, जैसे हम मान लीजिए ज़मीन से पानी निकालते हैं, तो हमारे पास साधारण टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, चापाकल चला रहे हैं, कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, क्योंकि वैसा साधारण टेक्नोलॉजी हमारे पास है। लेकिन हिमालय की खुदाई करने वाले हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। तो हम जानते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में खनिज काफ़ी मात्राओं में छिपी हुई है, वहाँ दबी हुई है, वहाँ पाई जा रही है। तो संभावनाएं तो हैं कि वहाँ खनिज है, लेकिन संभावना होते हुए भी, जानते हुए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीकी नहीं है कि हम उस हिमालय क्षेत्र की खुदाई करते हुए वहाँ से खनिज को प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए कहें कि किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ खनिज उपलब्ध तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, तकनीकी के अभाव में हम उसे उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, खनिज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही खनिज को हम, ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इस चारों में से पूछ देता है। पूछेगा संभाव्य संसाधन क्या है, या पूछ देगा भंडारी संसाधन क्या है, या आपका पूछ सकता है संचित कोश संसाधन क्या है, या पूछ देगा ज्ञात संसाधन क्या है, दोनों में पूछ देगा। तो आपको कॉन्सेप्ट, आप परिभाषा जानिएगा तब नहीं इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये चैप्टर के अभ्यास में तो क्वेश्चन है नहीं, तो आप कैसे बना पाइएगा। तो इसीलिए चैप्टर का हर एक टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो संभाव्य संसाधन का परिभाषा आप समझ लिए। अब देखिए दूसरा क्या है? भंडारित संसाधन। अब भंडारित शब्द को पकड़िए। भंडारित मतलब क्या होता है? जहाँ भंडार हो, है ना। आप देखते हैं शादी विवाह, है ना, मरनी, इस सब में एगो रूम को भंडारा बना दिया जाता है। जहाँ हलवाई से जो भोजन व्यंजना पदार्थ बनते हैं, एक रूम में जाकर स्टोर कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, और किसी व्यक्ति को उसका मालिक बना देता है कि चलो भाई इसकी देख रेख तुमको करना है, सबको तुम्ही को देना है। ठीक उसी तरह से हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में, हमारे आसपास जो हैं कई खनिज जो हैं भंडार के रूप में छिपे हुए हैं, उपलब्ध हैं, पाए जा रहे हैं, लेकिन हम उसे टेक्नोलॉजी के अभाव में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधन को हम भंडारित संसाधन कहते हैं। समझ आ गया? क्योंकि यह सभी क्या है? पर्यावरण में है, भंडार के रूप में। जैसे मान लीजिए हम जान रहे हैं कि ऑक्सीजन है, हम जान रहे हैं कि H2O जल है, हम जान रहे हैं कि CO2 है, विभिन्न प्रकार के हैं।
तो क्या हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति होगी? हम ये भी जानते हैं ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति होगी, हम कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यानी पर्यावरण में यह एक विशाल मात्रा में हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें खंडन करने के लिए, इन्हें तोड़ने के लिए, इनसे ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, प्रौद्योगिकी की कमी है। इसलिए पर्यावरण में तो संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन हम इसका दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधन को हम भंडारित संसाधन कहते हैं। क्लियर हो गया ये परिभाषा? तो हम पहला देख चुके, दूसरा देख चुके और तीसरे की ओर चलते हैं, यानी आपका विकास के आधार पर संसाधन के तीसरे भाग में आ गए। तीसरा भाग क्या कह रहा है? कह रहा है कि संचित कोष संसाधन क्या है, पूछ देगा, या संचित कोष संसाधन किस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए संचित कोष, फिर यहाँ संचित मतलब क्या हो गया? जमा हो गया, संग्रहित हो गया, और कोष मतलब क्या हो गया? भंडार हो गया ना। तो इसका परिभाषा देंगे, किसी क्षेत्र विशेष में संसाधन संचित कोष के रूप में उपलब्ध हो तो उसे हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। अर्थात ये भंडारित संसाधन का ही दूसरा रूप है, ये भी आप जान लीजिए। अब जैसे हम बताते हैं आपको कि संचित कोष संसाधन का एक एग्जाम्पल देते हैं। जल, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो इसका शुद्ध है 70.8, इसलिए इसको कहा जाता है 71%। तो 71% पृथ्वी पर जल है। तो क्या जल जो है संसाधन है या नहीं? क्या हम जल से ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते हैं? प्राप्ति कर सकते हैं। तो जल से ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें उस पर बांध बनाना पड़ेगा, उसके नदी जो हैं उनकी जलधाराओं की जो वेग है उसमें तरंग उत्पन्न करना पड़ेगा, उसे ढलाव बनाना पड़ेगा, यानी जहाँ जल जो है प्रवाहमय हो, ढलाव के रूप में प्रवाहमय हो, हम वहाँ क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी लगाने का काम करेंगे, और उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है हम क्या करेंगे? जल विद्युत उत्पादन करने का काम कर सकते हैं। तो हम यह देखिए कि जो जल है जो नदियों में, वह एक संचित के रूप में है, कोष भंडार के रूप में है, और वह हमारे पास उपलब्ध है, और संचित कोष संसाधन को हम दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अभी तक जो देखिए संभाव संसाधन और भंडारित संसाधन, ये जो दो भाग देखे, ये हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तीसरा भाग संचित कोष संसाधन को हम दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। क्या हम जल से विद्युत उत्पादन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका शिव समुद्रम में है ना, वहाँ भी जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। आपका बाढ़ एनटीपीसी जो देखिए, यहाँ भी जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ से हम जल से बिजली उत्पादन करने का काम कर रहे हैं, और उन उत्पादनों के द्वारा ही हम उसे संसाधन में क्या कर रहे हैं? बदलने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम यह भी समझ गए कि संचित कोष संसाधन क्या है। अब चौथा पॉइंट देखिए क्या है? ज्ञात संसाधन है। तो ज्ञात मतलब क्या है? ज्ञात का अर्थ क्या होता है? कि पहले से प्रतीत है, मालूम है ना, कि वहाँ संसाधन है। हमें मालूम है कि उस क्षेत्र में संसाधन है, हमें पता है कि उस भूभागों में संसाधन छिपे हुए हैं, लेकिन ज्ञात होने के बावजूद भी हम उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका परिभाषा देंगे कि जिस क्षेत्र विशेष में संसाधन तो उपलब्ध हैं, हमें जानकारी है, हमें ज्ञात है, लेकिन फिर यहाँ आ जाता है कि टेक्नोलॉजी के अभाव में उन संसाधनों का हम उपयोग कर पाने में असमर्थ हैं। तो इसलिए ऐसे संसाधन को हम ज्ञात संसाधन कहते हैं। समझ रहे हैं बात? अब जैसे ज्ञात संसाधन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए क्या कह सकते हैं कि जड़ी बूटियाँ हैं जो ज्ञात है, लेकिन उस जड़ी बूटियों के ज्ञात होने के बावजूद भी हम उसे रोगों के लिए उपचार में ला नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे गैस हैं, बहुत सारे ऐसे मृदाओं में कण छिपे हुए हैं जो हमें ज्ञात है कि हम इसका उपयोग जीवन में ला सकते हैं, लेकिन ला कैसे सकते हैं यह हमें मालूम नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है, हमारे पास तकनीकी नहीं है। तो इसके अभाव में हम ज्ञात संसाधन की सिर्फ कल्पना तो कर रहे हैं,
लेकिन हम उसे दैनिक जीवन में उपयोग लाने में असमर्थ हैं। तो हम देखें कि विकास के आधार पर संसाधन को जो 4 भागों में बांटा गया है, उन भागों में संभाव्य संसाधन आ जाता है, दूसरा है भंडारित संसाधन आ जाता है, तीसरा है संचित कोश संसाधन आ जाता है, और चौथा आपका है ज्ञात संसाधन आ जाता है। इन 4 भागों में अभी तक मानव सिर्फ संचित कोश संसाधन का ही उपयोग करने का काम कर रहा है। बाकी इन 3 संसाधनों के लिए हमें उन्नत उच्च तकनीकी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रौद्योगिकी की ज़रूरत पड़ेगी, और जब हमारे पास उस तकनीकी का डेवलप हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तभी हम इन तीनों संसाधनों को उपयोगिता में या उपयोग में लाकर मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक देखें, संसाधन के महत्व को देखें, संसाधन के क्रियाकलाप को देखें, संसाधन के वर्गीकरण को देखें, और संसाधन का मानव से क्या संबंध है यह देखें। फिर भूगोलवेता जिम्मरमैन ने क्यों कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसके बारे में जानें। फिर क्या जानें? फिर यह जानें कि अगर कोई देश वस्तु विहीन है तो क्या वो संसाधन संपन्न नहीं हो सकता है। तो यह जापान के उदाहरण से हम समझे कि जापान वस्तु विहीन होते हुए भी तकनीकी के बल पर वह संसाधन संपन्न देश बनने का कार्य किया है। तो इस प्रकार आज यहीं तक संसाधन के बारे में। अगले पार्ट में हम देखेंगे संसाधन के जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा जो संसाधन को चैप्टर को समाप्ति की ओर ले जाने का काम करेगा। धन्यवाद।